हेलो। आज हम देखेंगे डबली रेनफोर्समेंट बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसमें क्या क्या गिवन होता है और इसके कॉन्सेप्ट वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो एग्जांपल 2 है, एग्जांपल 1 लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। लास्ट क्लास में एग्जांपल 1 कर लिया था और एग्जांपल 1 में क्या था, इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। इफेक्टिव डेप्थ ये न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना। लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो देखे थे न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब इस क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास एक डबली रेनफोर्समेंट आरसीसी बीम है और उस आरसीसी बीम में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। उसके स्टेप्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो सवाल है उसमें क्या क्या गिवन है, वो चीज़ देखते हैं। जो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है, सेम स्टेप है यहाँ पे डबली रेनफोर्समेंट बीम का, सेम स्टेप है डबली रेनफोर्समेंट बीम का। और डबली रेनफोर्समेंट बीम का सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हो जाता है लास्ट में। जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स कैसे लेना है, सिर्फ वहाँ पे चेंजेस होते हैं, बाकी जो स्टेप्स हैं वो सारे सेम स्टेप्स हैं। तो हम आगे देखते हैं कि एक आरसीसी बीम दिया हुआ है जिसमें 5 रेनफोर्समेंट लगा है, और जिसकी 5 रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, जिसकी जो डायामीटर है वो है 22 mm, और जो कि टेंशन साइड में है, और 4 बार लगा हुआ है जो कि 20 mm डायामीटर का है, और ये जो 4 बार लगा है वो कंप्रेशन साइड में लगा है। इसके बाद दिया हुआ है कंप्रेशन साइड में लगा है। फिर इसने बोला है कि जो का जो टेंशन साइड का जो स्टील प्लेस्ड है वो 40 mm, 40 mm फ्रॉम द लोअर एज से 40 mm ऊपर बना हुआ है। और जो कंप्रेशन साइड का जो स्टील रखा हुआ है वो 30 mm टॉप फाइबर से 30 mm नीचे रखा हुआ है। अब इसमें बोला है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और इसमें सेक्शन का डायमेंशंस दिया है। सेक्शंस का डायमेंशन दिया है, जो हमारा सेक्शन है उसका डायमेंशन दिया है। सेक्शन के डायमेंशंस में ओवरऑल डेप्थ यूज़ किया है। यहाँ पे जो सेक्शन का डायमेंशंस है उस सेक्शन के डायमेंशंस में ओवरऑल डेप्थ यूज़ किया हुआ है। अब देखते हैं अब देखते हैं कि इसके अलावा हमारा जो सिग्मा ऑफ सीबीसी है वो दिया हुआ है 5 Nm/mm², और सिग्मा ऑफ एसटी दिया हुआ है 140 Nm/mm²। तो यहाँ पे सवाल देख लेंगे। अब सवाल देखने के बाद जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है डायग्राम बनाना। इसके लिए डायग्राम बनाना, तो सबसे पहले हम इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम बनाना है। डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा हमारा इसके लिए, जिसमें बॉटम साइड में दिया हुआ है 5 रेनफोर्समेंट दिया हुआ है बॉटम साइड में, और इसके टॉप साइड में जो रेनफोर्समेंट है वो 4 रेनफोर्समेंट है। टॉप रेनफोर्समेंट का जो डिस्टेंस है वो 30 mm है। बॉटम रेनफोर्समेंट का जो डिस्टेंस है बॉटम से वो है 40 mm। और इस रेनफोर्समेंट का जो डायामीटर है वो डायामीटर दिया हुआ है 22 mm। और जो टॉप कंप्रेशन स्टील का डायामीटर दिया हुआ है 20 mm। यहाँ पे 20 mm। और इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है वो गिवन है हमें। इसकी ओवरऑल डेप्थ गिवन है। ओवरऑल डेप्थ कितनी गिवन है? 540 mm। 540 mm ओवरऑल डेप्थ गिवन है। अब पहला स्टेप हमारा होता है, सबसे पहले डायग्राम बना लिए। डायग्राम बनाने के बाद होता है एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करेंगे अब हम। एरिया ऑफ स्टील सबसे पहले डायग्राम बना लिए। डायग्राम बनाने के बाद आप लोग को सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे कि इफेक्टिव डेप्थ क्या है। यहाँ से आप लोग को दिख जाएगा कि इफेक्टिव डेप्थ क्या है, डी डैश क्या है, डी डैश कितना होगा वो दिख जाएगा, और इफेक्टिव डेप्थ जिसको हम लोग डी बोलते हैं वो दिख जाएगा। तो वो दिख जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग डी निकाल लेंगे। डी कितना हो जाएगा? टोटल डेप्थ 540 में से हम क्लियर कवर को माइनस कर देंगे। -40, तो यहाँ से हमारा 500 हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। डी डैश की वैल्यू गिवन है। कितना है? डी डैश की वैल्यू 30 mm। टॉप ऑफ बीम से लेकर के, टॉप फाइबर से लेकर के हमारा जो कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट है उसका डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं डी डैश की वैल्यू है 30 mm। अब हमें अगला स्टेप होता है एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ स्टील निकालिए। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो इन दोनों के लिए सेम फार्मूला है, पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर पाई बाई 4
इंटू 5 स्क्वायर। कंप्रेशन स्टील के लिए फाई की वैल्यू है 20 mm, टेंसाइल स्टील के लिए फाई की वैल्यू है 22 mm, और टेंसाइल स्टील का जो नंबर है वो 5 है और कंप्रेशन स्टील का जो नंबर है वो 4 है। तो यहाँ से आप लोग एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से हमें एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशंस, गिवन डायमेंशंस है, ये हमारा गिवन डायमेंशंस है। गिवन डायमेंशंस में डी डैश है, क्या है वो निकल गया। सिग्मा ऑफ सीबीसी गिवन है, सिग्मा ऑफ एसटी गिवन है, सिग्मा ऑफ एससी इन कंप्रेशन गिवन है, मॉडुलर रेशियो गिवन हुआ है क्वेश्चन में। अब निकाल लिए हम एरिया ऑफ स्टील, टेंसाइल स्टील, और निकाल लिए एरिया ऑफ कॉम्प्रेसिव स्टील। एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील निकाल लिए और एरिया ऑफ कॉम्प्रेसिव स्टील निकाल लिए। अब हम आगे देखते हैं एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील एंड एरिया ऑफ कॉम्प्रेसिव स्टील निकल गया। अब हमारा जो अगला स्टेप होता है, सबसे स्टेप आप लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 है इफेक्टिव डेप्थ निकालना, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना। फिर सेकंड स्टेप है एरिया ऑफ स्टील निकालना, एरिया ऑफ स्टील निकालना, एरिया ऑफ स्टील निकाल लिए। फिर अगला जो स्टेप है, थर्ड स्टेप है, वो है हमें एक्स निकालना है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। हमारा जो थर्ड स्टेप है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, वो हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे हम, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देख लेते। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना। तो यहाँ से हम एक्सी निकाल लेंगे, जो कि सिमिलर ट्रायंगल मेथड है, जो कि हमारा सिमिलर ट्रायंगल मेथड है। सिमिलर ट्रायंगल मेथड से एक्सी निकाल लिए, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सिग्मा ऑफ सी बी सी, सिग्मा ऑफ एस टी अपॉन एम, यहाँ से हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा डी माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लगाने के बाद हमें ये वैल्यू निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू है एक्स सी। यहाँ से एक्स सी फाइंड आउट हो जाएगा। एक्स सी फाइंड आउट होने के बाद हमने देखा है कि डबली रेनफोर्समेंट बीम है, हमारा जो डबली रेनफोर्समेंट बीम है, उस डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए, डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए जो डायग्राम होगा, 1 2 3 4 5 लगा हुआ है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे हमारा कंप्रेशन स्टील है, यहाँ पे हमारा कंप्रेशन स्टील है, और यहाँ से हमारा जो डी डैश है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू डी डैश है। अब हमारे पास इक्वेशन है कि जो हम एक्स फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील पता है, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, एरिया ऑफ टेंशन स्टील पता है, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील पता है। ये डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ पे रफ हो गया है। 4 1 2 3 4 5 इस तरह से है, इस तरह से। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एम पता है, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील पता है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन के थ्रू हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आएगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आएगा, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आएगा। यहाँ से हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आएगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आया। अब हम देखते हैं हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट हो गया, जिसकी वैल्यू है एक्स, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो गया, और एक है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं एक्स सी। अब एक्स सी और एक्स को देख करके हम पता करते हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन है या अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है। इन सेक्शन को देखने के बाद हम पता करते हैं कि हमारा सेक्शन है वो ओवर एनफोर्समेंट है या फिर अंडर एनफोर्समेंट है। उस कॉन्सेप्ट पे हम आप आगे देखते हैं कि हमारा एक्स सी ज़्यादा है या एक्स ज़्यादा है। जो हमारा एक्स सी है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की जो वैल्यू है वो 200 mm है। और जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस आया है, न्यूट्रल एक्सिस का जो वैल्यू है वो 194 है। न्यूट्रल एक्सिस का जो वैल्यू है वो 194 है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एक्स सी है, एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स है, एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स है, मतलब जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा ज़्यादा है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से। तो हम डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं, तो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं एक्स सी। और एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स कुछ ऊपर में रहा होगा,
एक्स हमारा कुछ ऊपर में रहा होगा तो कुछ एक्स हमारा ऊपर में रहेगा, तो कुछ इस तरह से हमारा इसका डायग्राम बनेगा। जो हमारा एक्स ए है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ से हमें पता है, यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा स्टील है वो पूरी तरह से स्ट्रेच्ड है। जो हमारा स्टील है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच्ड है, और जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट का जो परमिसिबल लिमिट यहाँ तक है, बट उसमें जो स्ट्रेस आ रहा है वो सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, मतलब अपने अल्टीमेट स्ट्रेस तक नहीं पहुँच रहा है। अपने अल्टीमेट स्ट्रेस तक नहीं पहुँच पा रहा है हमारा कंक्रीट। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कंक्रीट की क्वांटिटी ज़्यादा है, और हमारा जो स्टील है, स्टील अपने स्टील अपने परमिसिबल लिमिट तक पहुँच जा रहा है। अब स्टील अपने परमिसिबल लिमिट तक पहले पहुँच जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा स्टील का क्वांटिटी है वो कम है। अब हम देखते हैं कि स्टील का क्वांटिटी कम है, स्टील का क्वांटिटी कम है मतलब स्टील पहले फेल होगा, और स्टील का क्वांटिटी कम है तो स्टील पहले फेल होगा, और स्टील का क्वांटिटी कम है तो इस तरह के सेक्शन को हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। इस तरह के सेक्शन को हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, तो हमारा जो सेक्शन हो गया वो हो गया यूआरएस, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं जो हमारा सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये इस न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इस न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये हम देखते हैं, अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है, इसके बेसिस पे इसकी जो वैल्यू थी, इसकी बेसिस पे जो इसकी वैल्यू थी वो था 5, वो था 5। अगर हमारा जो बैलेंस्ड सेक्शन है, बैलेंस्ड सेक्शन के बेसिस पे अगर हम देखें सिग्मा ऑफ सीबीसी, बैलेंस्ड सेक्शन के बेसिस पे अगर हम सिग्मा ऑफ सीबीसी देखें तो उसकी जो वैल्यू है 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। जबकि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो अगर हम इसको बनाएं तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, जो हमारा स्टील में स्ट्रेस आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ से हम सिमिलर ट्रायंगल लगा करके, यहाँ से हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करके, यहाँ से हम अपना सिमिलर ट्रायंगल फिर से यूज़ करेंगे, यहाँ से हम सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करेंगे, और सिमिलर ट्रायंगल में एक्स की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू क्या रखना है, एक्स का वैल्यू जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आया है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू रखेंगे, और उसके बेसिस पे हम सिग्मा ऑफ सीबीसी निकालेंगे। और सिग्मा ऑफ सीबीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, वो इतना तक स्ट्रेस्ड है, उसके अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो सिग्मा ऑफ सीबीसी है, सिग्मा ऑफ सीबीसी में जो स्ट्रेस आ रहा है उस स्ट्रेस की वैल्यू है 4.756 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, जबकि इसकी अल्टीमेट परमिसिबल लिमिट है 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। जबकि ये पहुँच कहाँ तक पा रहा है, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है, सॉरी अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है। और अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि कंक्रीट ये स्टील जो है वो अपने अल्टीमेट स्टेज तक पहुंच जा रहा है, और कंक्रीट अपने अल्टीमेट स्टेज तक नहीं पहुंचेगा। तो कहाँ तक पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा यहाँ तक। इसको हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लिए। अब हम आगे देखते हैं सिग्मा ऑफ सीबीसी डैश। अब स्टील, अब यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो हमारा आ रहा है, यहाँ पे हम ये डायग्राम है, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड सेक्शन, ये हो गया हमारा ये बैलेंस्ड सेक्शन नहीं है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड सेक्शन, और बैलेंस्ड सेक्शन अब हम देखते हैं कि जो हमारा अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है कुछ इस तरह से है, हमारा अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन कुछ इस तरह से है। तो हमारा जो स्टील लगा हुआ है यहाँ पे लगा है, हमारा जो कंप्रेशन स्टील है, कंप्रेशन स्टील यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे कंप्रेशन स्टील लगा है। तो इस पॉइंट पे, इस कंप्रेशन स्टील वाले पॉइंट पे हमारा सिग्मा ऑफ सीबीसी कितना आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तभी तो हम आई एस कोड 456 को फॉलो करेंगे। आई एस 456 क्या बोलता था, आई एस कोड 456 क्या बोलता था कि इसके अराउंड जो कंक्रीट है, इसके अराउंड जो कंक्रीट है, उस कंक्रीट में जो स्ट्रेस आ रहा है उसका 1.5 टाइम्स ऑफ एम हमारा स्ट्रेस होगा कंक्रीट में, ये स्टील में कितना स्ट्रेस आएगा, स्टील में स्ट्रेस उतना आएगा आई एस 456 के अकॉर्डिंग कि हमारा जो कंप्रेसिव स्टील है, और कंप्रेसिव स्टील में स्ट्रेस 1.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ सीबीसी। और ये सिग्मा ऑफ सीबीसी क्या है कि इस इस रेनफोर्समेंट के अराउंड, मतलब कि ये डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे, इस रेनफोर्समेंट के अराउंड जो कंक्रीट है, इस रेनफोर्समेंट के अराउंड जो टॉप वाला कंक्रीट है, जो टॉप वाला रेनफोर्समेंट है, उस टॉप वाले रेनफोर्समेंट के अराउंड जो कंक्रीट है, उस कंक्रीट में कितना परमिसिबल कितने स्ट्रेस आ रहा है,
उस स्ट्रेस को सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से फाइंड आउट होगा, यहाँ भी हम सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, यहाँ भी सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल लगा के हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए एक बार, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये वाला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हमें ये कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम है बैलेंस्ड सेक्शन का। यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे जो स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू पता है, यहाँ पे जो स्ट्रेस्ड है, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू पता है, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस्ड है, यहाँ पे जो स्ट्रेस्ड है अंडर एनफोर्समेंट की वजह से वो पता है 4.756 कैलकुलेट कर लिए थे। अब यहाँ पे स्ट्रेस्ड निकालना है, तो यहाँ पे स्ट्रेस्ड निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है d डैश। तो दो ट्रायंगल दिखेंगे आपको। दो ट्रायंगल कौन कौन से दिखेंगे, एक ट्रायंगल ये दिखेगा, एक ट्रायंगल ये दिखेगा और एक ट्रायंगल ये दिखेगा। तो दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का बेस पता है, और सॉरी इस ट्रायंगल का बेस पता है, इस ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल का बेस हमें निकालना है, जिसका वैल्यू है सिग्मा डैश ऑफ CBC। और इसका हाइट पता है x, और इसका हाइट पता है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट पता है d डैश माइनस x माइनस डी डैश। ये आप सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आएगा स्टील में। तो एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे एज पर द IS 456 1.5 टाइम्स ऑफ m इंटू सिग्मा डैश ऑफ CBC। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा स्टील में कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है 112, जबकि हमारा जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है स्टील में वो है 130, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ स्टील। अब हम आगे देखते हैं आगे कैसे करना है। एक मूवमेंट का फार्मूला है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस है 130 न्यूटन पर mm², जबकि हमारा कितना रहा है, हमारा इसमें कितना रहा है न्यूटन पर mm²। एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस इतना है, जबकि एक्चुअल में कितना आ रहा है, एक्चुअल में इतना गिवन है, जबकि एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में स्ट्रेस इतना आना है, जबकि हमारा एक्चुअल में स्टील में स्ट्रेस कितना आ रहा है 112 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 112 में ये फेल हो जाएगा, 112 में ये फेल हो जाएगा, 112 में फेल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस लेस देन द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मूवमेंट देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के अबाउट अब देखते हैं कि ये कम है। ठीक है, ये एक्चुअल जो है वो कम है, और कंप्रेसिव स्टील में जो आ रहा है मतलब जितना वो ले पा रहा है, कितना वो झेल पाएगा, कितना वो बियर कर पाएगा, 130 बियर कर पाएगा, 130 बियर कर पाएगा, और 112 उसमें आ रहा है। तो हम देखते हैं कि जो आ रहा है वो कम है, और कितना स्ट्रेस वो ले सकता है वो ज़्यादा है, मतलब टेंसाइल स्टील पहले फेल होगा। तो टेंसाइल स्टील पहले फेल होगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे टेंसाइल स्टील के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे, मूवमेंट का फॉर्मूला आप लोग को पता है, मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और मूवमेंट कैसे लेते हैं। यहाँ से मूवमेंट ले लेंगे, और मूवमेंट लेने के बाद सिंपली यहाँ पे नंबर जो भी नंबर्स हैं वो नंबर्स यहाँ पे डालेंगे, और हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ये सारे फार्मूला हम लोग सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में भी देख लिए थे। D-x/3 क्या है, लीवर आर्म, ये लीवर आर्म हम देख लिए थे, लीवर आर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक बार इस फार्मूले को देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये फार्मूला कैसे आ रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये जो फार्मूला है वो कैसे आ रहा है। तो जो हमारा सेक्शन है कुछ इस तरह से है, वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे हम इसके अबाउट टेंसाइल रेनफोर्समेंट के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, टेंसाइल रेनफोर्समेंट के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे। तो मूवमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो इस कंप्रेसिव स्ट्रेस स्टील का निकालेंगे, और कंप्रेसिव स्ट्रेस स्टील का निकालेंगे, कितना हो जाएगा सिग्मा ऑफ CBC, और इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है B और हाइट है x, और लीवर आर्म हो जाएगा D। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसको हम लोग लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास में। इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है टॉप से x/3 पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा लीवर आर्म हो जाएगा D - x/3। तो यहाँ से हम लीवर आर्म कैलकुलेट कर लिए, सिग्मा ऑफ CBC पता है, B पता है, x पता है। अब हम देख लेते हैं कंप्रेसिव स्टील की वजह से कितना आएगा।
कंप्रेसिव स्टील की वजह से हम देखेंगे तो कंप्रेसिव स्टील की वजह से कुछ इस तरह से आएगा। कंप्रेसिव स्टील पे अगर हम देखें तो कंप्रेसिव स्टील यहाँ पे, यहाँ से डी डैश पे कंप्रेसिव स्टील है, और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है डी माइनस डी डैश हो जाएगा हमारा इसके लिए लीवर आर्म, इसके लिए लीवर आर्म हो जाएगा डी माइनस डी डैश इसके लिए लीवर आर्म हो जाएगा। और जो कंप्रेसिव स्टील में जो फोर्सेस हो जाएगा, एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील इंटू सिग्मा ऑफ CBC हो जाएगा। और ये 1.5 m-1 कैसे आया हम लोग देखे थे जब हम कैलकुलेट कर रहे थे न्यूट्रल एक्सिस। जब हम न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते थे तो वहाँ पे देखते थे कि ये माइनस कैसे आया। एक बार और देख ही लेते हैं कैसे आया, कि यहाँ पे जब हम कंप्रेसिव स्टील का कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं, यहाँ पे जब हम स्टील का कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जब एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट यहाँ पे अगर हम लेते हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट लेते हैं तो यहाँ पे हमारा ये आ जाता है बीच में, जो कि हमें कंसिडर नहीं करना है। एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे आ जाता है जो कि हमें कंसिडर नहीं करना है, अलग से निकालना है। इसलिए इसको पहले माइनस करते हैं, उसके बाद 1.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके इसको फिर से प्लस कर दिया जाता है, तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू आता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।